हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों आज जो हम लेके आए हैं टॉपिक ये कोरोना वायरस से जो रिलेटेड है। जितने भी फैक्ट्स आपके मतलब दिमाग में उठ रहे होंगे कि कोरोना वायरस के लेकर के, वो सब यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में हम जिक्र करने से पहले जो है हम बता दें कि कोरोना वायरस के बारे में हम क्या क्या आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो कोरोना वायरस जो है क्या और उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे यहाँ पे एक्ट करता है और उसके बचाव के लिए कौन कौन से वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और उसको कौन मतलब वो टीका जो है लगवा सकता है, इन सभी की डिटेल हम देने वाले हैं। और कोरोना वायरस किस प्रकार हमारे जो है बॉडी में इन्फेक्ट करता है, किस प्रकार से बॉडी को एक प्रकार से इन्फेक्शन करता है, तो इन सभी की डिटेल जो हम इस लेक्चर में जो है बताएंगे आपको। तो चलते हैं कोरोना वायरस के, एक मिनट। कोरोना वायरस की अगर जो बात करें तो संक्रमितों की अगर जो सबसे पहले की अगर जो बात करें तो कोरोना वायरस होता कौन किस किस को है और कौन से लोगों की सबसे ज्यादा मौत होती है इससे, उसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस में 9 साल के बच्चे जो जिनको एक प्रकार से कोरोना एक प्रकार से हो जाए तो उनकी जो मौत है वो 0% एक प्रकार से यहाँ पे दिखाई जा रही है। मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट से उनकी जो मौत होती है वो 0% है। मतलब किसी को हो जाता है 9 साल का कोई बच्चा है तो उसको 0% कोरोना की मौत होने की चांसेस हैं। और 10 से लेकर 39 साल तक 0.02% लोगों की जो है मौत हो जाती है। 40 से लेकर के 49 साल के जो लोग हैं इनकी जो है 0.4% जो है मौत होने के चांसेस हैं। और 50 से लेकर के 62 साल तक की जो लोग हैं इनकी जो 1.3% लोग जो एक प्रकार से कोरोना से मर जाते हैं। ये एक प्रकार से आंकड़े अगर जो हम निकाले हैं तो 1000 में 13 लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। 60 से लेकर के अगर जो 62 साल तक की बात करें तो उनमें अगर जो कोरोना वायरस होता है तो उनमें 1000 में से 36 लोगों की जो है मौत हो जाती है। अगर जो हम 60 से लेकर 69 साल की अगर जो बात करें तो इनकी भी जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 3.6 या अप्रोक्सीमेटली से कुछ ज्यादा निकल के आएगा। 60-70 से लेकर के 79 साल तक की जो लोग मरते हैं उनमें जो है 8% लोगों की जो है प्रकार से मौत होती है। कि कहने का मतलब 1000 में से 80 लोगों की जो है मौत हो जाती है। इससे अगर जो ज्यादा की अगर जो बात करें तो 80 वर्ष से जो ज्यादा लोग हैं कोरोना से इनको जो है बचना चाहिए। करीब 148 लोगों की 1000 में से जो है मौत निश्चित होती है कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस जो एक प्रकार से कुछ है कुछ नहीं, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। ये जैसे आपको कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये कोरोना वायरस का जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें जो ये लगे हुए हैं ऊपर आपको दिख रहे हैं डिजाइनेड, तो ये जो कोरोना वायरस की एक प्रकार से कह सकते हैं इनको इनके जो ये हैं स्पाइक प्रोटीन इनको बोलते हैं। इनको जो है स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जाते हैं हमारे बॉडी में जो है ACE रिसेप्टर पाए जाते हैं, उससे जो है ये जुड़ जाते हैं। उससे क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं और अपनी तरह का एप्लीकेशन, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि और कुछ हम इसके बारे में जानना चाहें तो कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक्चुअल में एक प्रकार से निर्जीव एक वायरस ही है, तो ये एक निर्जीव है। और कोरोना वायरस किस प्रकार हमें जो है साबुन से एक प्रकार से बचाता है, इसकी अगर जो बात करें साबुन जो है हमको किस प्रकार कोरोना वायरस से बचाता है। एक्चुअल में जो हम साबुन का यूज करते हैं तो कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन जो किनारे दिख रहे होंगे ये जो होते हैं कमजोर हो जाते, टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं तो हमारे ACE रिसेप्टर से ये जुड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कोरोना वायरस क्या हो जाता है, एक प्रकार से मृत हो जाता है। हमारी बॉडी को एक प्रकार से इन्फेक्ट नहीं करता है। कोरोना वायरस मरता नहीं है हमारी बॉडी से, साबुन से भी नहीं मरता कोरोना वायरस एक प्रकार से। और ये केवल और केवल कमजोर हो जाता है, जो हमारी बॉडी से रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर जो हम बात करना चाहें कि कोरोना वायरस जो है ये हमारी एक प्रकार से कहने का मतलब ये एक निर्जीव वायरस है। कोरोना वायरस जो है एक प्रकार से ये निर्जीव वायरस है। और निर्जीव सजीव में एक प्रकार से अंतर ये है, जितने भी हमारे जीवाणु होते हैं वो सब DNA से मिलकर बने होते हैं। जीवाणु होते हैं वो
मतलब जितने प्रकार के जो वायरस होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो आरएनए से मिलकर बने होते हैं। आरएनए जो होता है एक प्रकार से राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है ये हमारे एक प्रकार से जीनों में बताता है कि हमारे संतानों में जो है एक प्रकार से पहुंचता है, जिससे हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये जो है इससे क्या हुआ होगा, जनरेट हुआ होगा। आरएनए क्या करता है, आरएनए जो है एमिनो एसिड का, आरएनए क्या करता है, एमिनो अम्ल का, एमिनो एसिड्स को क्या करता है, एक प्रकार से प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। एमिनो एसिड को पकड़ता है और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। आरएनए जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, एसआरएनए, फिर एमआरएनए होता है, फिर टीआरएनए होता है, फिर आरआरएनए होता है। तो एमआरएनए जो होता है ये मैसेज भेजता है कि एमिनो एसिड यही है, इसको जो है एक प्रकार से लेके आओ। तो जो हमारा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है ये उसको पकड़ता है और इसको आरआरएनए के पास ले जाता है। आरआरएनए इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आरएनए जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। डीएनए हमारे जो है संतति में गुणों में जो है प्रकार से जाते हैं और बताते हैं कि ये जो है इससे क्या हुआ, जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है। तो कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, एक प्रकार से निर्जीव वायरस है, निर्जीव है। और जब ये हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये किसी निर्जीव वायरस एक ऐसे वायरस होते हैं जो स्वयं की तरह का कोई भी मतलब दूसरा वायरस नहीं बना सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के आप जानते हैं जीवाणु होता है, वो स्वयं का जो है एक प्रकार से प्रतिलिपि बना सकता है, फोटोकॉपी बना सकता है अपनी, और आरएनए ऐसा नहीं कर सकता है। जो वायरस होते हैं सभी वायरस ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया में एक डिफरेंस भी हो गया, यहाँ पे जान लेते हैं। खुद की प्रतिलिपि, जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीव होते हैं, ये खुद की प्रतिलिपि बना सकते हैं, लेकिन वायरस ऐसा नहीं कर सकते हैं। वायरस अनुकूल परिस्थितियों में हजारों साल तक जो है वो पड़ा रह सकता है, और प्रतिकूल जब उसकी परिस्थितियां होती हैं तब ये तुरंत मर जाता है, वायरस का ये काम होता है। लेकिन जीव जो के संपर्क में आने पर ये अपने आप को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। जीव को याद रहता है, उसके संपर्क में आता है, उससे टच करता है, उससे रिएक्शन करता है एक प्रकार से, और उसके बाद वो अपनी जो है संतानों की उत्पत्ति करने लगता है। तो डीएनए वायरस 2 प्रकार के हैं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल, और आरएनए मटेरियल के जो हैं होते हैं। 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल डीएनए और या आरएनए होते हैं। डीएनए जीव होते हैं, आरएनए जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं। कोरोना वायरस जो है ये भी एक प्रकार से आरएनए है, जो क्या है, निर्जीव है। कोरोना वायरस एक प्रकार से निर्जीव है, और इसके बारे में हम खुद कुछ बात करना चाहें, 1 मिनट। ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। डीएनए जो होता है हमारा डबल हेलिक्स साइड होता है, 2 मतलब इसमें ये एक प्रकार से ऐसे चेन होती हैं। और आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स साइड होता है। इनके बारे में डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं होता है। ये साइटोसिन और गुआनिन और एडेनिन और यूरेसिल से मिलकर बना होता है। यहाँ पे जो होता है यूरेसिल केवल चेंज हो जाता है, यूरेसिल को चेंज कर दिया जाता है थाइमिन से। थाइमिन से जब चेंज कर दिया जाता है यूरेसिल को तो डीएनए बन जाता है। मतलब आरएनए को अगर जो डीएनए में बनाना है तो उसके में केवल यूरेसिल को चेंज कर दीजिए, थाइमिन से चेंज कर दीजिए, तो वो डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अब हम यहाँ पे डीएनए की कुछ और भी बात करने का प्रयास करें तो डीएनए जो होता है वो खुद का अपना जो है प्रतिलिपि बना सकता है, आरएनए ऐसा नहीं कर सकता है। आरएनए क्या कर सकता है, डीएनए से पहले जो है डीएनए को क्या करता है, डीएनए आरएनए में बनता है। जब डीएनए आरएनए में बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए को एक चैन हटा दीजिए तो बन जाता है आरएनए। मतलब थाइमिन को चेंज कर दीजिए, किसके अंतर्गत, थाइमिन को यूरेसिल से चेंज कर दीजिए तो ये आरएनए बन जाता है। और यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर जो हम आरएनए को डीएनए में चेंज कर दें, आरएनए को डीएनए में यूरेसिल को चेंज कर दें थाइमिन से, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा आरएनए से डीएनए में, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। दूसरी चीज, ये आरएनए जो होता है, आरएनए को अगर जो हम चेंज कर रहे हैं किसमें, आरएनए चेंज करेगा प्रोटीन में। आरएनए को चेंज कर रहे हैं हम प्रोटीन में। आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन माने बदल देना, ट्रांसलेशन मींस बदल देना। और ये जो प्रोटीन में चेंज हो जाता है तो प्रोटीन से फिर ये
आरएनए में नहीं बन सकता है, लेकिन डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। और अगर हम यहां पे बात करना चाहें ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक प्रकार से अपनी तरह की प्रतिलिपि बनाना, अपनी तरह की प्रतिलिपि बनाना जो होता है रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन डीएनए आरएनए का तब होता है जब ये किसी दूसरे एक प्रकार से मतलब जीव से जो है जुड़ जाता है, तो इसका रेप्लिकेशन होने लगता है। इसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे आपको। मनुष्य के जो कोशिका होती हैं, कोशिकाओं में 1 से लेकर के 22 क्रोमोसोम जो होते हैं एक प्रकार से पाए जाते हैं। इनके अलावा जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 22 एक प्रकार से 22 तक क्रोमोसोम होते हैं। इनके अलावा भी जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के जिन्हें हम एक्स और वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स क्रोमोसोम एसीई रिसेप्टर पर पाया जाता है। अभी हम एसीई रिसेप्टर की बात करेंगे। सेल पे जो है, सेल में जो एक प्रकार से ये एसीई रिसेप्टर पाया जाता है, जिस पर जो है कोरोना वायरस क्या करता है, अटैक किसी पे करता है। किसी भी डीएनए के जो है, किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद समस्त जीवों की जो चेन होती है वो जीनोम कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है, जो चेन होती है। एसीई रिसेप्टर भी एक प्रकार से क्या है, ये जीनोम का बना होता है। कहने का मतलब है एसीई रिसेप्टर जीनोम पर जो क्रोमोसोम होता है उसी को खींच दीजिए। जब उसी को हम खींचेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये जो है मतलब एक प्रकार से डीएनए बन जाता है। क्रोमोसोम को खींचोगे डीएनए बन जाएगा, डीएनए को और खींचोगे तो बन जाएगा हमारा क्या, जीन बन जाएगा। जीनों का जो कलेक्शन होता है, जीनों का जो कलेक्शन होता है यही बोला जाता है एक प्रकार से। इसी को हम बोलते हैं मतलब जीनोम। एक मिनट, जैसा आप देख रहे होंगे ये एक प्रकार से ये क्रोमोसोम है, एक ऐसा कुछ दिख रहा होगा। इसके एक साइड को हमने खींचा तो ये जो एक साइड को जब इसको हमने खींचा तो ये एक प्रकार से डीएनए की स्ट्रक्चर टाइप में आ गया। इसको बहुत बड़ा अगर हम खींच देंगे, बहुत ज्यादा अगर हम खींच देंगे तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा और बड़ा दिखने लगेगा। जब ये बड़ा दिखने लगा तो ये जो एक प्रकार से ये जो दूरी है ये बोले जा रहे हैं, इसको जीन बोला जाता है। इनको कलेक्शन जो करेंगे इनको बोलेंगे जीनोम। क्या बोलेंगे? इनको जीनोम बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पर कोरोना वायरस कैसे अटैक करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे सेल में, जो एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को ये हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करने के बाद में उसी तरह का जो है नया वायरस बनाने लगता है। उसी तरह का एक प्रकार से नया वायरस बनाने लगता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हाईजैक करके उसकी ऊर्जा क्या करने लगता है, स्वयं ले लेता है। उसकी जो ऊर्जा होती है हमारी बॉडी को देती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो ये खुद लेने लगता है। और जब ये खुद लेने लगता है तो एक प्रकार से ये अपनी तरह का जो है वायरस बनाने लगता है। कुछ वैक्सीन हैं, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये देखिए कोरोना वायरस है, ये कुछ ऐसा आप स्ट्रक्चर इसका देख रहे होंगे। यहाँ पे जो ये वाले स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इनके ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इसके स्पाइक प्रोटीन एक प्रकार से बनते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन से एक प्रकार से ये मिलके बने होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन हैं। और यहाँ पे मेम्ब्रेन एक प्रकार से, ये एक मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे होंगे इसके। और बीच में ये जो पाया जा रहा है ये आरएनए है। ये क्या पाया जा रहा है? आरएनए। बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में हमको नहीं जानना है। ये देखिए इसमें दिख रहा है, ये जो है स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का। और इसी में ये एक प्रकार से न्यूक्लियो कैप्सिड जो है एसिड भरा होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड जो है एक प्रकार से एसिड होता है। और इसी के सहारे क्या होता है, यहाँ पे जो है एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, किनारे पे मेम्ब्रेन न्यूक्लियो कैप्सिड एक प्रकार से सब्सिड है। और इसी में क्या पाया जाता है, इसी के अंतर्गत जो है ये जो एक प्रकार से कह रहे हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तिरछा, ये हालांकि बड़ा है, जब खोलोगे तो ये आरएनए दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आरएनए है। ये जो ऐसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आरएनए है। ये अटैच रहता है किससे? न्यूक्लियो कैप्सिड से। और यहाँ पे जो है ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, ये मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे ये जो है इन्वेलप है, इसको रखे हुए है।
और ये आरएनए का वायरल जीनोम है, ये आरएनए है एक प्रकार से वायरल जीनोम। ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ ये देख रहे होंगे, तो ये सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है। सेल में जो एक प्रकार से ये न्यूक्लियर एनवेलप पाया जा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंतर्गत, और उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह वगैरह आप देख रहे होंगे। और ये जो सेल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सेल है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये कहने का मतलब, तो इसमें ये जो है क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियोस दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियर पोरस दिख रहे होंगे, छिद्र दिख रहे होंगे, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये इसके ऊपर क्या हुआ है, इसको ढके हुए है। ये सेल का सेल न्यूक्लियस डायग्राम है, मतलब सेल न्यूक्लियस का जो डायग्राम है, सेल के न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये जो आपको दिख रहा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हेलिक्स डबल हेलिक्स है। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जाने नहीं, ये क्रोमोसोम है, इसको खींचा गया है, यहाँ से देख रहे होंगे। तो ये जो बन के आ रहा है, यही आपका क्या दिख रहा है, यही डीएनए के रूप में आगे जो है निकल के आ रहा है, दिख रहा है। कोरोना वायरस के अब हम आगे बात करें तो ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। खतरनाक है, MERS जो वायरस आया था वो 2012 में आया था, उसके बाद सार्स आया, सॉरी उसके पहले जो है सार्स आया था 2003 में, और MERS जो था उससे 2012 में आया था, और कोरोना वायरस जो आया था ये करीब 2019 में जो है ये कोरोना वायरस आया। जब ये आया था तब इसकी बात की जा रही है कि 800 लोगों की मौत हुई थी MERS वायरस से, और 8,437 लोगों की मृत्यु हुई थी सार्स वायरस से, और जो 3,288 प्लस मौतें जो हो चुकी हैं, अब तो 8 लाख के करीब 8 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं। तो ये जो इतनी मौतें अब हो चुकी हैं, यहाँ पे जो है मतलब 3,000 प्लस, वो 2019 का आंकड़ा आपको बता रहा है। कितने दिन रहता है कहाँ पे कोरोना वायरस, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्लास्टिक पे 3 से 7 दिन कोरोना वायरस रहता है, शीशे पे 4 दिन तक कोरोना वायरस रहता है, और कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे कोरोना वायरस रहता है, उसके बाद ये मर जाता है, मतलब इसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। कपड़े पर कम से कम 3 दिन तक कोरोना वायरस रहता है। कोरोना वायरस के नए लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, आपको दर्द हो सकता है, और नेत्र शोथ की प्रकार से बात कर सकते हैं, और गले में खराश हो सकती है, और डायरिया की समस्या हो सकती है। अंगुलियों का जो है रंग बदल सकता है, सिर दर्द हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपके त्वचा पर दाग और खुजली, इस तरह की जो समस्या आपको हो सकती है। ये कोरोना वायरस के लक्षण। वायरस जो है शरीर में कहां से प्रवेश कर सकता है। हाँ, एक प्रकार से हाथों से तो ये नहीं पहुंच सकता है, हाथों के जरिए एक प्रकार से हाथ जो हम लगाते हैं तो श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे जो है नाक में, एक प्रकार से श्लेष्मा एक मिनट सॉरी, नाक में और मुंह में एक प्रकार से, और आंखों में और गुदाद्वार में, इन चीजों पे जो है कुछ म्यूकस पाए जाते हैं, जिनके जरिए ये पहुंच जाता है कहाँ पे, फेफड़ों में पहुंच जाता है। कि टॉयलेट वगैरह किसी दूसरे का साझा ना करना हो सके, इससे भी आपको हो सकता है। नाक के जरिए ये फैलता है बहुत तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से नाक के जरिए ये फैलता है। नाक में म्यूकस पाए जाते हैं, जिनके जरिए सीधा ये क्या पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। आंखों में भी, आंखों और मुंह के सतह को भी ये संक्रमित कर सकता है, यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस पाए जाते हैं, गुदाद्वार में भी पाया जाता है, जहां से ये पहुंच सकता है। शरीर के भीतर कौन सा अंग सॉफ्ट टारगेट करता है, सबसे पहले ये हृदय, सबसे पहले ये जो है फेफड़े को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है, फेफड़े को टारगेट करता है। आंत और लीवर, किडनी, इन तीनों को प्रवेश करता है। इसके दौरान जो है खून का थक्का बनने में एक प्रकार से क्या करता है, ये भी मदद करता है, खून का थक्का बनाने लगता है, और मल्टी एक प्रकार से कई जगह पर फैल जाता है, और हार्ट अटैक की मतलब पर भी असर डालता है, हार्ट अटैक की समस्या भी आ सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन शरीर में कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना वायरस नाक और मुंह में साथ फेफड़ों में पहुंच जाता है, नाक या मुंह के साथ जो है फेफड़ों में सीधे पहुंच जाता है। दरअसल हमारी जो है अंगों की बात करें तो सारे जो अंग है कोरोना वायरस में सबसे 60 टारगेट है,
सबसे टफ टारगेट बात करें तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को ये सबसे जल्दी टारगेट करता है। बता दें कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है नाक, मुंह, आंख और सांस के रास्ते पर जो है ये पाए जाते हैं। ये एक झिल्ली की तरह संरचना होते हैं और इस वायरस में ये घुसा, और यही कारण है कि लगातार कोरोना वायरस टॉयलेट से साझा नहीं करना चाहिए, वरना गुदा द्वार में भी संक्रमण हो सकता है, गुदा द्वार से भी संक्रमण हो सकता है। नेचर ऑफ मेडिसिन में छिपी रिपोर्ट बताती के मुताबिक शरीर के उन अंगों को पता चला है कि एसीई और ट्रम्पस नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब एसीई और ट्रम्पस नामक दो एक प्रकार से हमारे सेल्स में ये पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनके जरिए ये जो है हमारी जो है सेल्स में प्रवेश करता है। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में कैसे प्रवेश करता है। ट्रम्पस और एसीई और ट्रम्पस दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब ये फेफड़े, नाक, हेड और किडनी, लीवर, इन चीजों पे ये प्रोटीन पाए जाते हैं। कहने का मतलब एसीई प्रोटीन की ज्यादा मात्रा मिल रहा है, और जबकि ट्रम्पस की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है, इन सभी जगहों पे कम है। लेकिन नाक के अंदर जो म्यूकस बनाने वाली कोशिका होती है, ग्लोबटेट साइडेट से अध्ययन किया गया है, तो इससे साफ हो गया कि यहाँ पे कोशिकाएं जो एसीई और ट्रम्पस बराबर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इन जगहों पर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और संक्रमण की सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पे होते हैं। अब हम कोरोना वायरस के बारे में बताएं। पहले जो हमारे हाथ में आया, उसके बाद अब मुंह में जाएगा, हाथ में आया, मुंह, नाक, आंख, कहीं से भी ये जा सकता है। और उसके बाद ये किस प्रकार से ये गले में पहुंचता है, गले के बाद सीधा फेफड़े में पहुंचता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। ये देखिए, ये स्पाइक प्रोटीन है इसके। ये जो इसके जो है स्पाइक प्रोटीन दिख रहे हैं कोरोना वायरस के, ये स्पाइक प्रोटीन है। ये जो हमारी सेल दिख रही है, और यहाँ पे एसीई रिसेप्टर है, एसीई रिसेप्टर है। स्पाइक प्रोटीन को ये पहले क्या कर देता है, ये स्पाइक प्रोटीन को इसी प्रकार से पहले ये वाला जो ऊपर का दिख रहा है गोल गोल, इसको ब्रेक कर देता है। स्पाइक प्रोटीन इसको ब्रेक कर देता है, और ट्रम्पस इससे जो है जुड़ जाता है। ट्रम्पस इससे जुड़ के इसको खींच लेता है अपने अंदर। ट्रम्पस इसको क्या करता है, जुड़ के खींच लेता है। ये देखिए, ये ट्रम्पस जो दिख रहा है, ये इसको यहां से ब्रेक कर देता है। अभी आगे हम अभी इसका बताएंगे। ये इसको यहां से ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट, इसको ट्रम्पस अपने अंदर क्या कर लेगा, खींच लेगा। और फ्यूरिन भी इसमें जो है मिल जाता है, तो ये इसको खींच लेता है। खींचने के बाद में ये इसको इस तरह से कुछ जोड़ देता है। इसके बाद ये वाले तो इसके बाद तोड़ने लगता है इसको। इसके जो बॉन्ड ये वाले दिख रहे हैं किनारे के, ये इसको तोड़ने लगता है, और इसकी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसको भी ये क्या कर लेता है, इस तरह से ब्रेक कर देता है। इसका जो आरएनए है वो हमारी बॉडी में सेल्स में प्रवेश कर जाता है, बॉडी के सेल्स में प्रवेश कर जाता है। और सेल्स हमारी जो है एक प्रकार से संदेश देती है। सेल्स को ये क्या एक प्रकार से संदेश मिलता है कि ये जो वायरस, मतलब ये आरएनए जो पहुंचाया हमारे अंदर, ये कुछ हमको जो है एक प्रकार से सहायता प्रदान करेगा, कोई एक ऐसी सहायता प्रदान करेगा। तो सेल्स जो होती हैं उसके अंदर ये इसको क्या करने लगती हैं, इसी तरह का रिप्लिकेशन करने लगती हैं। इसी तरह का जो है आरएनए का ट्रांसलेशन होने लगता है। यहाँ पे आरएनए का जो है ट्रांसलेशन होता है इसके जरिए, और ट्रांसलेशन के बाद में जो स्पाइक प्रोटीन बनने लगते हैं। क्या क्या बनता है, स्पाइक प्रोटीन जो ये काम करने लगती है, प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन बनाने के बाद में आरएनए का ट्रांसलेशन उसी तरह के कई आरएनए बनाने लगती है। ये इसकी ये आरएनए सेल में इतने ज्यादा बन जाते हैं, सेल को क्या कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं सेल को, और सेल जो होती हैं वो एक प्रकार से सड़ जाती हैं। और ये जो पहुंचता है, ये जब यहाँ पे प्रोटीन बनता है तो ये इसके सेल को कुछ ऐसे बन जाता है। यहाँ पे कोरोना वायरस ऐसे बनने लगता है, और ये धीरे धीरे गोल होता है। गोल होने के बाद में ये कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ये एक्ट करता है। और इसके बारे में अभी देखिए हम बता रहे हैं। ये जैसे कोरोना वायरस है तो एंटीबॉडी है। ये यहाँ पे प्रोसेस आपको जो है समझ में आएगी कायदे से। ये देखिए, ये जो कोरोना वायरस है पहले सेल में जाता है, और सेल के बाद में ये यहाँ पे प्रवेश करता है। ये यहाँ से प्रवेश करता है, इससे जो है ये इसको ब्रेक कर लेता है। ब्रेक करने के बाद में एसी रिसेप्टर, जो सेल का एसी रिसेप्टर, ये जो है ये सेल दिख रही है, ये जो ये लाइन दिख रही है, ये सेल है एक प्रकार से। और इस पर ये किनारे किनारे ये क्या दिख रहे हैं, ये सी रिसेप्टर दिख रहे हैं। ये इसको जो है अपने अंदर खींच लेता है। खींचने के बाद में ये कुछ ऐसा इसके अंदर को आरएनए बाहर निकाल लेता है, और उससे जो है ज्वाइन हो जाता है। तो सेल हमारी के अंदर एक ऐसी
प्रोसेस होती है जो इसको इसी तरह का जो है अपना सहायक समझती है। तो जब सहायक समझती है तो उसी तरह का वहां पे जो है प्रोटीन बनाने लगती है। और क्या बनाने लगती है, कई प्रोटीन बनाती है और उसी के स्पाइक प्रोटीन भी बनाती है। और स्पाइक प्रोटीन ये देखिए आरएनए का यहाँ पे ट्रांसलेशन होने लगता है, रिप्लिकेशन होने लगता है आरएनए का। क्या होने लगता है, आरएनए का यहाँ पर रिप्लिकेशन होने लगता है। तो ये आरएनए जो है न्यूक्लियो कैप्सिड बनाता है और स्पाइक बनाता है। ये वाला हमारा जो है जीनोमिक एंड सब जीनोमिक, ये इसको न्यूक्लियो सेप्टिक्स बनाता है और यहाँ पे स्पाइक्स बनाने लगते हैं और मेम्ब्रेन बनने लगती है, इन्वलप बनने लगती है। इसके बाद ये पहुंचता है कुछ ऐसे, इस तरह की स्ट्रक्चर बनने लगता है, या यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है। ये धीरे धीरे बेंड होने लगेगा। जब ये बेंड होगा तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसके अंदर ये जो वायरस होगा इस तरह से ये गोल गोल बन जाएगा। इसके अंदर जो बनेगा तो ये कुछ ऐसा वायरस दिखेगा। ये कई वायरस एक सेल, ये जो एक सेल बनती है इसके अंदर कई वायरस जो है बना सकती है। इसी सेल के अंदर मतलब एक से ज्यादा वायरस जो है बना सकती है ये इस तरह के। ये तो यहाँ पे एक दिखाया गया, कई से ज्यादा बनाए और इतने ज्यादा ये वायरस बनाती है एक प्रकार से, तो ये बाहर निकलने लगते हैं। सेल जो है एक प्रकार से, सेल में इतने ज्यादा वायरस इस तरह के कोरोना वायरस बन जाते हैं कि सेल क्या हो जाती है, सूज जाती है। सेल फूट जाते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं सूज जाते हैं और उनमें पानी भरने लगता है। इसके अंदर एक और क्वालिटी है कि इसमें पानी भरने लगता है सेल के अंदर। और जब सेल्स के अंदर पानी भरने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में जब दिक्कत होती है उसके बाद में ये वायरस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं सेल के अंदर तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, मतलब फाड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ट्रेम्पस है। तो एसीई का जो एक प्रकार से फुल फॉर्म बनाते हैं एंटियोजेनिक, एक प्रकार से कह सकते हैं एंटियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है इसका फुल फॉर्म। एसीई जो होता है एनजीओ होता है, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। तो ये इसको जो है पकड़ लेता है, पहले कोरोना वायरस यहाँ पे आता है, उसके बाद ये ऐसे इससे टच हो जाता है, ये इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। ब्रेक करने के बाद ये ट्रम्पस से जुड़ जाता है, ट्रम्पस इसको जो है खींचने लगता है, खींचते खींचते इतना खींचता है कि इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है जब टूट जाती है। टूटने के बाद में ये कुछ ऐसे आता है और ऐसे आने के बाद में ये जो है यहाँ से इसका आरएनए बाहर आता है, आरएनए का रिप्लिकेशन होता है, प्रोटोलिसिस होने लगती है, मतलब प्रोटीन बनने लगते हैं। कई चीजें जो हैं इसको वायरस को बनाने में सहायक होती हैं वो चीजें बनने लगती हैं। उसके बाद ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर यहाँ पे वायरस ये जो मतलब आरएनए थे, कई बार ये जो आरएनए बनते हैं ये आरएनए यहाँ पे पहुंच जाता है। कुछ आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब देख रहे होंगे ये सिंगल दिख रही होंगी, और ये जब ये इसके अंदर पहुंच जाता है तो ये इसको कवर्ड कर लेता है। कवर्ड करने के बाद ये सब इसके बाद ये सेल में पहुंचता है। सेल को बहुत ज्यादा मतलब जब हो जाते हैं तो सेल को ब्लास्ट कर देते हैं। और जब सेल टूटती हैं तो उस समय क्या होता है, सेल जब फटती हैं तो ये सेल सड़ जाती हैं। सेल सड़ती हैं तो सेल सड़ने पे ये हमारे बलगम के रूप में निकलती हैं, इसीलिए हमको क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, हमको जुकाम हो जाता है। और एंटीबॉडी का क्या होता है, शरीर का में एक प्रकार से इम्यून सिस्टम होता है जो वायरस को खत्म करने में मदद करता है। एंटीबॉडी होते हैं, इनके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। एंटीबॉडी कहाँ पे हैं, ये देखिए, ये एंटीबॉडी वाई आकार के हैं और ये जाते हैं वायरस को, इसको चिपका लेते हैं, वायरस पे खुद जाकर के चिपक जाते हैं। और वायरस पे जब खुद जाके चिपक जाते हैं तो वायरस को सेल से चिपकने का मौका नहीं मिलता है। वायरस को मतलब सेल से चिपकने का मौका नहीं मिलता। हमारे बॉडी में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से इम्यून सिस्टम बनाते हैं, या तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं खुद उस वायरस को मारते हैं, या एक साइटोकाइन नामक एक एंजाइम साइटोकाइन छोड़ती हैं, बनाती हैं। साइटोकाइन जाके एक प्रकार से एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है इस तरह का। ये जाकर के उस वायरस के किनारों पे जो है चिपक जाता है, तो वायरस जो होता है हमारे बॉडी के सेल पे काम नहीं, मतलब सेलों से चिपक नहीं पाता है, जिसके कारण वायरस जो है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे मृत हो जाता है।
और हमारे सेलों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे आरएनए वहां तक नहीं पहुंच पाता, आरएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो सकता है, उसी तरह के वायरस नहीं बन सकते हैं। ये देखिए कुछ एंटीबॉडी वाई आकार की यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी इसमें भी एंटीबॉडी दिख रहे हैं। और जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन लगाई गई, इसकी 2 डोज लगती हैं, इसके बारे में अभी बताएंगे हम हाल ही में। हालांकि अभी हम कुछ देख लेते हैं। तो वायरस, अभी एंटीबॉडी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जब ये एंटीबॉडी इस वायरस से लड़ रहे होते हैं, तो एंटीबॉडी जब जाते हैं इस वायरस से लड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से हीटिंग, एक प्रकार से युद्ध की तरह से हो जाता है वहां पे। जिस तरह से कोई विदेशी आकर के आक्रमण करता है, उसी तरह से यहाँ पे कुछ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और ऐसे में हम वैक्सीन ना लगवाएं। ऐसे में यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो शरीर का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, और वैक्सीन में ऑलरेडी एक वायरस डाल के रखा गया है, तो इससे जो है टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आदमी की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो कभी भी आपको अंदर ये कोरोना वायरस यदि चल रहा है, बुखार है, तो आप वैक्सीन का मतलब ना लगवाएं, वैक्सीन ना लें। ये जो एक प्रकार से सलाह दी। वैक्सीन जो बनी थी, वो पोलियो की जो वैक्सीन बनी थी 47 साल में बन के तैयार हुई थी। और अगर जो हम वैक्सीन बनाए, चेचक की जो एक प्रकार से वैक्सीन होती, 10 साल जो है चेचक की वैक्सीन बनाने में जो है लगे थे। हाल ही में जो है छोटी चेचक की जो वैक्सीन बनी थी 42 साल, छोटी चेचक की। हेपेटाइटिस की वैक्सीन 16 साल में बन के तैयार हुई थी। चौंकने वाली बात है, जो टाइफाइड बीमारी है, इसकी जो वैक्सीन बनी है, वो उसको 105 साल बनने में जो है लग गए। रोटा वायरस की जो वैक्सीन, मेनिंजाइटिस जो है, उसको 92 साल लग गए, और रोटा वायरस को एक प्रकार से वैक्सीन को बनाने में 13 साल लग गए। तो सॉरी, रोटा वायरस को बनाने में 33 साल लग गए, 13 नहीं, तो वहां पे साफ दिख नहीं रहा, 33 साल लग गए। एक मिनट, ये कुछ वायरस हैं, इनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए एंटीबॉडी हैं। तो ये एंटीबॉडी इससे क्या करते हैं, इससे साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ये एक प्रकार से इसको खत्म कर देते हैं, वायरस खत्म हो जाता है इससे। यहाँ पे अब बात आती है कि इस वायरस को खत्म करने के तरीके कितने हैं। तो इस वायरस को खत्म करने के 2 तरीके हैं। हमारी बॉडी में ये पहुंचता है, जब ये हमारी बॉडी में एसी रिसेप्टर से जुड़ता है, तो एसी रिसेप्टर से जब जुड़ता है, तो इसको जो मतलब टेम्परस एक प्रकार से है, तो टेम्परस इसको खींचने लगता है, और जब टेम्परस इसको खींचता है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो समझ नहीं पाता है कि ये बाहर का कोई वायरस आया है या सेल का ही कोई हमारी बॉडी का वायरस है। तो ये समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इस बीमारी पे एक प्रकार से काबू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको मारा नहीं जा सकता है। कोरोना वायरस को एक प्रकार से मारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी संख्या को, दर को, जो मतलब आने से पहले इसको मारा जा सकता है। इसके आने से पहले मतलब जो वायरस है, ये एक बार सेल में चिपक गया, तो फिर इसको मारा नहीं जा सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो कोई बाहर से आया हुए वायरस को खत्म करता है, लेकिन कोई बॉडी सेल से चिपक जाए तो उससे मतलब उसको ये खत्म नहीं करता है, जिससे जो है बॉडी सेल को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मतलब बॉडी सेल जब फटती हैं, जब कोरोना वायरस अंदर खूब भर जाता है, तो कोरोना वायरस जब भर जाता है तो सूजन हो जाती है, सूजन होने के बाद फटती हैं, तो सड़ के निकलती हैं बलगम के रूप में। उस समय गर्मी उत्पन्न होती है, जब वायरस लड़ाई करता है, वायरस से एंटीबॉडी लड़ाई करता है, गर्मी उत्पन्न होती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, हमको क्या आता है, बुखार आता है। तो ये जो इसके जो स्पाइक प्रोटीन है, इससे क्या होता है, ये जुड़ जाता है जाके ये एंटीबॉडी। तो इसको खत्म करने के 2 ही तरीके हैं, या तो इनके जो ये म्यूकस ये स्पाइक प्रोटीन है, इन सभी को हमारे एंटीबॉडी पहचाने, मतलब जैसे ही वायरस पहुंचे, इसको पहचान ले और एंटीबॉडी उसको क्या कर दे, चिपका दे, उसको चिपका दे, और चिपकाने के बाद उसका काम खत्म कर दे। जो वायरस जो हमारे यहाँ बनाया गया है, वो किसी एक प्रकार से कितने प्रकार की जो वैक्सीन बनाई गई हैं, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको।
जो वैक्सीन बनाई गई हैं, तो वैक्सीन दो तरह की बनाई गई। एक तो वैक्सीन जो बाहर की वैक्सीनें जितनी भी हैं, कोविशील्ड हो गई, जितनी भी वैक्सीन बनी है बाहर की, वो सब एंटीबॉडी जनरेट करती हैं। जो हमारे यहाँ वायरस वैक्सीन बनाई गई एक प्रकार का वायरस ही है, वायरस ही है, उसको एक कोरोना वायरस ही है, उसको जो हमारी बॉडी में डाला जाता है। तो इससे जब इसके स्पाइक प्रोटीन जो ये किनारे के दिख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन किनारे के दिख रहे हैं, इनको क्या कर दिया गया है, चिचला कर दिया गया है। देख रहे होंगे आप, इसको जो है ऐसे कुछ खत्म मतलब खराब कर दिया गया है स्पाइक प्रोटीन को। और जब स्पाइक प्रोटीन को मतलब हटा दिया गया है, तो ये जाकर के एसी रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा। अब ये एसी रिसेप्टर से जुड़ेगा नहीं, जब साबुन हम लगाते हैं तो स्पाइक प्रोटीन इसके जो होते हैं ये काम खत्म हो जाते हैं, ये एक प्रकार से टकले की तरह दिखने लगता है। तो जब ये इसके स्पाइक प्रोटीन जो है वो खत्म हो जाते हैं, टकले की तरह दिखने लगता है, ये हमारी बॉडी से जुड़ नहीं पाता है। इसलिए हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं और साबुन का यूज करते हैं हाथ धुलते समय। कोरोना वायरस नहीं मरता है, लेकिन उसके जो हैं ये प्रकार से स्पाइक प्रोटीन वो टूट जाते हैं, जिससे वो रिएक्ट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। हमारी एंटीबॉडी में बॉडी में जैसे ही पहुंचेगा उसको मार देती है एंटीबॉडी, तो वो जुड़ेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, हमारी एंटीबॉडी उसको क्या कर देगी, मार देगी। मरता नहीं मेरा वायरस, एंटीबॉडी हमारी उसको खत्म कर देती है। तो दो तरीके हैं इसको एक प्रकार से खत्म करने के, अभी हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जो वैक्सीन बनी है, वैक्सीन जो बनी है उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जो भारत में वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही है, इनके बारे में भी हम बता रहे हैं। कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा जो है मतलब बनाई जा रही है। ये कहाँ पे इसका प्रोडक्शन जो है एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है भारत में की जा रही है। ये बाहर की है, लेकिन इसका जो है मतलब भारत में जो है एक प्रकार से किया जा रहा है। फाइजर जो वैक्सीन है, ये जो फाइजर वैक्सीन है ये ब्रिटेन के द्वारा विकसित की जा रही है, फाइजर वैक्सीन। और अगर जो हम बात करें फाइजर के अलावा, अगर जो हम बात करें इस दूसरी जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी वैक्सीन है। ये स्पुतनिक वी वैक्सीन है, ये रूस के द्वारा एक प्रकार से बनाई जा रही है स्पुतनिक वैक्सीन। और ये मॉडर्ना जो वैक्सीन है, इसको अमेरिका जो है एक प्रकार से बना है, इसको अमेरिका बना रहा है। और जो हमारे यहाँ की वैक्सीन है ये कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और ये कोविशील्ड है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसको जो है बना रहा है। इसमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिल करके भारत में इसका प्रोडक्शन कहाँ पे किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें जो है किया जा रहा है। और ये जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है, भारत की बनाई हुई वैक्सीन है। इन सभी में अंतर देख लीजिए। जो कोवैक्सीन है इसमें कोरोना वायरस एक प्रकार से लिया गया है, कोरोना वायरस ही है, जिसके स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दिया गया है। स्पाइक प्रोटीन को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया है और कमजोर करके हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे हमारी एंटीबॉडी हैं वो पहचान लेती हैं कि ये वायरस है। ये जब जुड़ नहीं पाएगा, ऐसे वैसे इधर उधर घूमेगा, जब जुड़ नहीं पाएगा किसी से, तो हमारी एंटीबॉडी पहचान लेंगी, इसको मार देंगी। अब जब कोई दूसरा वायरस नया आएगा तो ये समझ जाएंगी कि ये वायरस ही है, इसको खत्म कर देंगी। तो जब हमारे पे कोरोना आएगा तो ये उसको क्या करेंगी, खत्म कर देंगी। तो वैक्सीन जब हम लगवाते हैं इसीलिए हमको बुखार आ जाता है। बुखार इसलिए आता है कि एक प्रकार से कोरोना वायरस ही उसके अंदर एक प्रकार से डाला गया है, जो उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया है, कमजोर करके उसको डाल दिया गया हमारी बॉडी में। जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको मारने में लगता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमको क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है वैक्सीन की वजह से। और जो बाहर की वैक्सीन है उनमें एंटीबॉडी एक प्रकार से डाला गया है, तो वो जो एंटीबॉडी काम क्या करता है, जितनी भी बाहर की वैक्सीन है वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, वो उसके म्यूकस को एक प्रकार से स्पाइक प्रोटीन को चिपका देती हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन जब चिपक जाता है तब ये इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रकार से एक मिनट, अभी एक कुछ इंपॉर्टेंट था उसके बारे में देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये जो हमारे जो
वैक्सीन किसको नहीं लगवाना चाहिए इसके बारे में देखो भी बता रहे हैं हम। एक मिनट देख लेते हैं, कहीं पे मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। नहीं मिल रहा है, दिखा रहे हैं, देखिए बता रहे हैं हम आपको। तो वैक्सीन जो होती है ये हमें नहीं लगवाना चाहिए उन लोगों को जिनको एक प्रकार से ब्रीडिंग करवा रहे हो, जो एक प्रकार से दूध पिलाने वाली औरतें हैं वो उनको भी नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन जो प्रेग्नेंट हो औरतें उनको भी नहीं लगवाना चाहिए। और वैक्सीन किसी के तेज बुखार आ रहा हो उसको भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना वायरस एक प्रकार से वैक्सीन हमारे अंदर जाएगा तो वहां पे युद्ध जैसी स्थिति होगी, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से हमारा बुखार और तेज हो जाएगा, और जिसको आप कह सकते हैं दिमागी बुखार ये बन जाएगा, और उस आदमी की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो वैक्सीन वो लोग ना लगवाएं, और जिसको कोई बीमारी हो पहले से वो भी इस वैक्सीन को ना लें। तो ये जो है मतलब गंभीर बीमारी है तो वो भी इस वैक्सीन को ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है। और वैक्सीन जो लगवाएं, पहली चीज ये भी है कि जो वैक्सीन आप लगवाएं वो वही वैक्सीन लगवाएं। अगर जो आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो फिर अगली बार जब लगवाइएगा तो कोविशील्ड नहीं लगवाना, कोवैक्सीन का ही टीका लगवाइए, क्योंकि 2 टीके लगते हैं। तो पहली बार कोवैक्सीन लगवाए हैं तो वो कोवैक्सीन लगवाया अगर जो किसी ने, तो वो कोविशील्ड का टीका ना लगवाए, कोवैक्सीन ही दोबारा लगवाए। और इससे होगा क्या, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है एक बार ये पहचानता है कि ये वायरस है। अब दूसरे जो वायरस वैक्सीन बनाई गई हैं उनमें एंटीबॉडी हैं, तो वो इसको वायरस को एक प्रकार से एंटीबॉडी का काम करेंगे, वो पहचानेंगे नहीं कि यही वायरस है। तो इससे जो है कुछ टाइम लग सकता है मतलब एक प्रकार से कोरोना को ठीक होने में। तो जो वैक्सीन कोवैक्सीन लगाए तो ये एक प्रकार से मतलब ये कोरोना वायरस, ये मृत एक प्रकार से कोरोना वायरस बनाया गया है, उसको डाला गया है कमजोर करके, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचाने। तो कोवैक्सीन ही लगवाएं, और कोविशील्ड लगवाएं। बाकी सब वैक्सीन लगवा सकते हैं उसके बाद, लेकिन कोवैक्सीन अगर जो लगवा रहे हैं तो कोविशील्ड ना लगवाएं या कोई दूसरी वैक्सीन ना लगवाएं, ये इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन जो होती है पहले जो एक प्रकार से लगती है, कम से कम इसको जो है 37 दिन बाद ये अपना जो है काम करना स्टार्ट करती है। तो याद रखें कोरोना वायरस जो हो जाता है ये कम से कम 5 दिन बाद इसका आपको असर दिखेगा। और कोवैक्सीन जो आपको मतलब ये जो वैक्सीन हैं ये 37 दिन बाद जो है आपको असर दिखाना स्टार्ट करेंगी। तो ये कोरोना वायरस मतलब 37 दिन बाद आपको दिखाएंगी। तो किसी की मौत हो जाए बाई चांस तो उसमें वैक्सीन की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन जो है कम से कम इसको जो है अपना इम्यून सिस्टम बनाने में, उस वायरस को पहचानने में कम से कम 37 दिन लगते हैं। पहली डोज लगते हैं, दूसरी डोज 28 दिन लगती है, तो 28वें दिन लगती है। तो ये आप समझ लीजिए 28 दिन के 7वें दिन करीब 7वें दिन जो है पता चलता है कि 7 से 9 दिन के बीच में मतलब ये पहचान पाता है कायदे से यही वायरस है, इसी पे अटैक किया जाए। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।